गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था म्यूचुअल फ़ंड का, है ना। एंड म्यूचुअल फ़ंड में हमने ये टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड तक कर लिया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्हाट आर द फीचर्स और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फ़ंड। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है, कि एक ऐसा ट्रस्ट है जिसमें अगर जो पर्सन है वो रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, मतलब अगर वो चाहते हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट भी करनी है लेकिन इनकम भी सर्टेन होनी चाहिए, तो फिर डिफरेंट कंपनीज़ हैं। जैसे बताया था, यूटीआई सबसे पहली ऐसी कंपनी है जिसने म्यूचुअल फ़ंड को इंट्रोड्यूस किया था 1964 में। तो फिर हम उनके यूनिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अमाउंट भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ़ रहेगा, है ना, बजाय कि आप शेयर्स में या डिबेंचर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में आप लगाते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आपकी मनी किसी एक कंपनी में नहीं लगेगी बल्कि बहुत सारी कंपनीज़ में लगेगी, तो वहाँ पर लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा इसका एडवांटेज भी यही है, डाइवर्सिफिकेशन, कि म्यूचुअल फंड जो है अपनी मनी को बहुत सारी कंपनीज़ में, बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। तो ये जो रिस्क है उसको वो क्या कर देता है, डाइवर्सिफाई कर देता है, उसको बांट देता है, डाइवर्सिफाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो सेम टाइम पर अगर मार्केट डिक्लाइन होती भी है तो आपकी सभी कंपनीज़ में लॉस नहीं होता, या सभी कंपनी में जो प्राइजेस हैं वो डाउन नहीं होते। तो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो रिस्क है वो कम हो जाता है कंपैरेटिवली, है ना, और उनकी जो मनी है वो डूबने के चांसेस कम रहते हैं। सेकंड इज़ प्रोफेशनल एडवाइस। जैसे सपोज़ आपको अपनी मनी इन्वेस्ट करनी है, आपके पास 1 लाख रुपए हैं या 2 लाख रुपए हैं, तो आपको कोई प्रोफेशनल एडवाइस अगर लेना है तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, है ना, आपको उसके लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है प्रोफेशनल एडवाइस वहाँ पर वैसे ही मिल जाता है। जो कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी या जो ट्रस्ट है, वो अपने आप से ही एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना, जिसका काम ही यही होता है कि ये देखना कि वेयर टू इन्वेस्ट और वेयर नॉट टू इन्वेस्ट, है ना। तो इनको प्रोफेशनल एडवाइस अपने आप मिल जाती है और स्मॉल जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जब ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो दे गेट द बेनिफिट ऑफ एक्सपर्ट सुपरविज़न, है ना। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं वो सुपरवाइज़ करते हैं वेयर टू इन्वेस्ट, उनकी मनी सेफ़ रहनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से लार्ज रिसोर्सेज म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट किए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, तो उसका बेनिफिट स्मॉल इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। तीसरा एडवांटेज है लिक्विडिटी, कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारे को कभी भी मनी की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको सेल कर सकें, है ना। तो आप उसी तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपनी मनी को जल्दी से आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, है ना। सेबी की रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जो म्यूचुअल फंड है वो भी इंडिया में ट्रांसफरेबल है, उसको बेचा भी जा सकता है और ख़रीदा भी जा सकता है। तो आप उसको लिक्विडेट करा सकते हैं, है ना। इन केस ऑफ क्लोज एंडेड जो सिक्योरिटी हैं उसमें यूनिट कैन बी ईजिली बी सोल्डेड एट स्टॉक मार्केट। इस सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आप सिक्योरिटी को सेल कर सकते हैं। और अगर ओपन एंडेड सिक्योरिटी हैं तो इन्वेस्टर्स कैन अप्रोच द म्यूचुअल फंड, है ना, टू रीपरचेज, उसको दोबारा से परचेज़ करने के लिए नेट एसेट वैल्यू पर आप जो है वो उनको अप्रोच कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड जो कंपनीज़ हैं उनको आप कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो लिक्विडेट भी जल्दी हो जाता है और रिस्क भी रिड्यूस होता है। जैसे अभी डाइवर्सिफिकेशन वाला भी बताया कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रिस्क उतना नहीं रहता जितना जब वो पर्सनली इन्वेस्ट करते हैं। पर्सनली अगर इन्वेस्ट करेंगे तो सारा का सारा रिस्क उनको बियर करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो कंपैरेटिवली रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और उनको कम उठाना पड़ता है रिस्क को। एंड नेक्स्ट देखिए टैक्स एडवांटेज, कि कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन पे इन्वेस्ट करने पर हमें टैक्स से रिबेट मिलती है, जैसे हमने टाइप्स में भी पढ़ा था, है ना। तो इस तरह के जो म्यूचुअल फंड है उसमें कुछ लॉक इन पीरियड होता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल की, उससे पहले आप लिक्विडेट नहीं करा सकते, अदरवाइज़ आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लो आती है ना। यहाँ पर जो ब्रोकरेज के चार्जेस हैं या ब्रोकरेज फीस, कमीशन, है ना, इस तरह के जो चार्जेस हैं वो इन्वेस्टर्स को बियर नहीं करने पड़ते। तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, है ना। तो आप डायरेक्टली जो है वो टोटल अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत कम होती है ना, जैसे बताया अभी कि ब्रोकरेज और कमीशन कम होती है। नेक्स्ट देखिए फ्लैक्सिबिलिटी, कि इसके अंदर फ्लैक्सिबल इन्वेस्टमेंट प्लान भी हैं, कि अगर आप इसको चाहें तो आप अपना अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं, चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, कि वहाँ से निकाल कर आपने कहीं और इन्वेस्ट करना है तो आप उसको उस तरीके से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रेगुलर विड्रॉल प्लान भी हैं, जो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान भी हैं, जिसमें भी आपने इन्वेस्ट करना हो आप उसमें कर सकते हैं। और रिटर्न पोटेंशियल, कि इसके अंदर रिटर्न के मिलने की संभावना भी ज़्यादा होती है,
मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर कंपैरेटिवली हायर रिटर्न मिलते हैं, है ना। इंटरेस्ट जो आपको मिलता है या डिविडेंड जो आपको मिलता है वो आपको हायर रेट से मिलता है। और रिस्क कैसा होता है? कम, बहुत कम, रिड्यूस्ड रिस्क होता है। और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन भी मिलती है ना। तो म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इनको रेगुलेट करती है, इनको ध्यान भी रखती है कि क्या कर रहे हैं। और जो सेबी रेगुलेशन एक्ट 1996 है विच हैज़ रिप्लेस्ड द रेगुलेशन एक्ट 1993, है ना, प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन भी देते हैं कि उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पब्लिक की मनी है तो पब्लिक की मनी को ये ध्यान से खर्च करते हैं। एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है कि यहाँ पर ये देखने के लिए कि वेयर टू इन्वेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो ये सोच समझ कर ही डिसीज़न लेती है वेयर टू इन्वेस्ट, जहाँ पर कि रिस्क कम हो और इनकी मनी जो है वो डूबे नहीं। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो एक डेडिकेटेड स्टाफ द्वारा की जाती है। कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है म्यूचुअल फंड में उसमें पेपर वर्क कम होता है। जैसे आपने जो सिक्योरिटी परचेज़ करी उनकी डिलीवरी या डिलेड पेमेंट या फॉलो अप, इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपका टाइम भी बचता है और इसके साथ साथ आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। एंड ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। इन्वेस्टर से कुछ छुपा कर नहीं रखा जाता, उनको सब कुछ बता दिया जाता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है और कितने रिटर्न्स आपको अभी तक मिल चुके हैं, या आपकी जो कंपनी की नेट जो वर्थ है वो कितनी है ना। तो जो फंड मैनेजर हैं वो इन सबको जो है वो बता देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। एंड अफोर्डेबिलिटी भी है ना, कि जो आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि इनका जो कॉर्पस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो भी और जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रेगुलेटेड है ये किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। तो सेबी रेगुलेशन एक्ट 92 इसको रेगुलेट करता है। तो देखिए जैसे बता रही थी कि वेल रेगुलेटेड है सेबी के द्वारा, है ना। सेबी रेगुलेशन एक्ट के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है, तो इस तरह का कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है रिस्क कंसिडर्ड वाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। कौन कौन से रिस्क हैं जो कि म्यूचुअल फंड में होते हैं इन्वेस्ट करते टाइम? कि सेफ़ तो ये है ही, लेकिन फिर भी कुछ रिस्क हैं क्योंकि मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो मार्केट का रिस्क है वो इनका रिस्क है ना। तो सबसे पहला है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, कि अगर आप हायर रिटर्न चाहते हैं तो आपको हायर रिस्क बियर करना पड़ेगा, अगर लोअर रिटर्न होंगी तो लोअर रिस्क होगा, है ना। तो इसलिए रिटर्न का रिस्क तो होता ही है कि अगर कंपनी में जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया वो कंपनी अगर लॉस में चली गई तो ऑब्वियसली जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो कुछ नहीं कर पाएगी, फिर इन्वेस्टर्स को इस लॉस को बियर करना पड़ेगा। सेकंड मार्केट रिस्क, कि कई बार कंपनीज तो अच्छी चल रही होती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है, कंपनी प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न कर रही है, लेकिन मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहे हैं किसी भी वजह से। एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे सपोज़ बाहर की कंट्री में कुछ हुआ, है ना, गवर्नमेंट चेंज हुई या कोई नई पॉलिसी आई, इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो उसकी वजह से वो मार्केट डाउन हो गई। उस मार्केट के डाउन होने का जो इफ़ेक्ट है वो इंडिया की मार्केट पे भी पड़ेगा। तो ये मार्केट रिस्क होता है ना, जिसकी वजह से भी जो प्राइजेज़ हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं। और एक होता है क्रेडिट रिस्क, कि जनरली जैसे बताया था अभी हमने क्रेडिट रेटिंग वाला चैप्टर किया था कि जितने भी कंपनीज़ हैं उन सब के लिए कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि वो अपने डेट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग कराएंगे। अगर किसी कंपनी की जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग, वो पुअर आ जाती है, जैसे रेटिंग AAA to D, अगर किसी कंपनी की रेटिंग D आ जाती है और वैसे वो अच्छी है, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इस तरह की जो कंपनी है उसके शेयर्स के प्राइसेस भी डाउन होंगे। तो इस तरह का क्रेडिट रिस्क भी होता है कि अगर डेट सर्विस एबिलिटी ऑफ ए कंपनी वो पुअर हो जाती है जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर जो रिस्क है वो बियर करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। और इसी तरह से इन्फ्लेशन रिस्क, है ना, कि अगर जो प्राइजेज़ हैं, इन्फ्लेशन है या महंगाई बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो फिर इस तरह का रिस्क भी है ना। जैसे इन्होंने बताया कि जो 100 रुपीज़ की वैल्यू आज है वो टुमारो नहीं होगी, कल नहीं होगी, कल उसकी वैल्यू कम होगी, है ना। तो फिर इस तरह का जो इन्फ्लेशन रिस्क है वो है ही कि आपके चाहे प्राइजेज़ बढ़ रहे हैं, शेयर के प्राइजेज़ बढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड के प्राइजेज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है ना। तो फिर इस तरह का रिस्क भी होता है। और एक है इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि अगर फ्री मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है तो फिर बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, उनको लगेगा कि इसकी बजाय बैंक में डिपॉजिट करा लिया जाए, है ना। और इसी तरीके से अगर जो प्राइस है वो कम भी हो सकता है,
इंटरेस्ट का, अगर वो कम हो जाता है तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इट मीन्स इंटरेस्ट रेट का रिस्क भी होता है कि जिसकी वजह से म्यूचुअल फ़ंड के भी प्राइसेस बढ़ते हैं और कम होते हैं। और इसी तरह से पॉलिटिकल रिस्क, कि अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, मतलब अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, तो इस तरह से भी पॉलिटिकल जो रिस्क है उसकी वजह से भी जो प्राइजेज़ हैं वो अप एंड डाउन होते हैं। और इसी तरह से लिक्विडिटी रिस्क, ये भी तब अराइज़ होता है जब आपने सिक्योरिटी को बेचना है और हो सकता है कि मार्केट में आप बेच नहीं पा रहे, कोई उसको परचेज़ करने वाला नहीं है ना। तो ये भी रिस्क होता है कि जो परचेज़र हैं वो उसको उस रेट पर परचेज़ भी करेंगे या नहीं करेंगे।